के हो गई वीडियो स्टार्ट होगी। वीडियो स्टार्ट ही नहीं थी ना। चलो ये बात। सो गाइज एक तो ये कि आप लोग घर पे ये सब चीजें पढ़ रहे हो जितनी आपको कराई जा रही है, क्योंकि अब चैप्टर ना फील्ड वाले सेक्शन में जा चुका है और मान के चलिए 4 से 5 क्लास के अंदर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर। और हमने ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स भी साथ से साथ बनाए हैं। अभी और जो टॉपिक्स आने वाले हैं ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इसके भी न्यूमेरिकल भी बनाएंगे हम साथ के साथ। लेकिन अभी तक मुझे बताओ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं लगी है समझने में, है ना? चैप्टर समझ में आ रहा होगा ईजिली। लेंथी जरूर जा सकते चैप्टर, लेकिन वैसे आसान है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात कर रहे थे, आपको बताया था कब फील्ड्स के बारे में बात करनी है। जब भी कभी भी नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स लगते हैं तो बोलो क्या होती है, फील्ड होती है ना? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में तो भैया कॉन्टैक्ट हो ही रहा है, बट जब भी नॉन कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई फोर्स लग रहा है तो उसको बोलो क्या बोलेंगे, फील्ड के जरिए काम हो रहा है। काजल बंद कर दो उसको। तो हमने बोला कि फील्ड भी अब कई तरह की है, बेसिकली इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक। हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो मैंने बोला क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो बता दिया मैंने आप लोगों को। बेसिकली एक चार्ज के चारों तरफ हमने कुछ इमेजिनरी लाइन्स को एज्यूम किया है जिसकी वजह से ये फोर्स लग पा रहे हैं। इनको हमने बोलो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। वो कैसी होती हैं अब तो वो भी समझ में आ चुका है सर। हम कह रहे कहाँ है समझ में, करा है ना लास्ट क्लास मैंने। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कैसी फील्ड होती है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है फील्ड का। क्या स्ट्रेंथ हर जगह पे एक जैसी होती है? नहीं सर, नजदीक में थोड़ी ज्यादा होगी फील्ड की स्ट्रेंथ और थोड़ा दूर जाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात बच्चों, हाँ क्लास प्लीज। ये मेरे पास क्यू एक सोर्स चार्ज होता है और मैं जिसके जरिए मैंने सब कुछ चेक करा है कि कैसी फील्ड बनेगी, वो कौन सा टेस्ट चार्ज होता है। तो मैंने तुम लोगों को फील्ड्स के बारे में बताया था। मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे निकलती है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड अंदर की तरफ होती है। पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रखा तो फील्ड कुछ इस तरीके की होती है। आपको बताया था इसका क्या कारण है कि फील्ड ऐसी बनी है, पता है ना? बेसिकली क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये प्लस ऐसे भेज रहा था, माइनस ऐसे भेज रहा था, तो चार्ज ऐसे जा रहा था। तो हमने बोला फील्ड इस वाली लाइन पे ऐसे कुछ चल रही है। क्लियर है कि नहीं? पक्का? प्लस माइनस की फील्ड ऐसी होती है। अगर फिर ये बताया था कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरसेक्ट करती हैं तो उस जगह पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे हमारे फोर्स के लगने की, जो कि संभव नहीं है। पार्टिकल किसी एक ही दिशा में जाता है ना? दूसरी बात, कहीं पर क्राउडिंग अगर ज्यादा है तो वहां पर फील्ड की ताकत ज्यादा है, और क्राउडिंग कम है तो फील्ड की ताकत कम होने वाली है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था बच्चों कि अगर प्लस माइनस है तो फील्ड ऐसे होती है जैसे ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेच होना चाह रही है, अपने पास आना चाह रही है, हेयर बैंड रबड़ की तरह, मैंने आपको बताया था। और अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो उनकी फील्ड कुछ ऐसी होती है, वो एक दूसरे को ट्रांसवर्सली रिपेल कर रही होती है, क्योंकि फील्ड कट नहीं सकती है, इसलिए वो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करना स्टार्ट करती है। जितना नजदीक लेके जाओगे उतना वो एक दूसरे को बोलो क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। कुछ ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। फिर मैंने बोला था किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके थ्रू जो फील्ड निकलेगी वो हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बिकॉज आप खुद ही सोचिए कि अगर परपेंडिकुलर ना हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो, ऐसे करके हो, तो ये तो कट जाएंगी बाद में आगे चल के। तो कटना आपको पता है अलाउड नहीं है, इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। चार्ज होगा तो ही तो फील्ड आएंगी ना। अब चार्ज होगा नहीं तो फील्ड कहाँ से आएगी? दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं डिफरेंट सोर्स है, उसका क्वेश्चन उसको पूछने दो। सोर्स चार्ज डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं। एक हमने क्या बात करी, पॉइंट सोर्स, एक हमने बात करी लाइन सोर्स, एक हमने बात करी शीट सोर्स। अब मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना बच्चों आप लोगों को, ये बहुत जरूरी टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी जो मैं आपके सामने बोर्ड पे कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी फील्ड कैसे निकलती है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी लाइन पे चार्ज है यहाँ तो कैसे निकलती है, बोलो सिलेंड्रिकल। एंड मेक श्योर कि आपको क्लियर है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई हम यहाँ पर चार्ज है तो उसकी फील्ड स्फेरिकली नहीं फैलती, ऐसे नहीं फैलती। कैसे फैलती है? सर्कल में, एक सर्कल इमेजिन करो ऐसे करके, और सर्कल में ऐसे करके तीर निकाल दो सारे के सारे। फिर नीचे वाला सर्कल इमेजिन करो ऐसे करके, और फिर ऐसे, फिर नीचे वाला सर्कल ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं कर पा रहे इमेजिन सर, ये रहा बोर्ड पे, है ना? तो बेसिकली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बोलो, ये शीट पे है। अगर किसी शीट पे बेसिकली चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसे निकलेगी, बोलो पैरेलल निकलेगी, ऐसे करके निकलेगी। जैसे कि एक ब्रश होती है ना, वो जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है, उसके ऊपर ऐसे ब्रिसल्स निकल रही हैं, तो बिल्कुल पैरेलल ब्रिसल्स निकल रही है। बोलो है कि नहीं? ऐसी फील्ड निकलती है जब किसी शीट पे होता है। तो इतना इमेजिनेशन दिमाग में हो गया होगा कि सर चार्ज जरूरी नहीं किसी एक पॉइंट पे ही हो, क्योंकि अब तक हम सिर्फ ऐसे पढ़ रहे थे कि चार्ज एक पॉइंट पे है, लेकिन अब चार्ज जरूरी नहीं एक पॉइंट पे हो। चार्ज किसी लाइन पे भी हो सकता है, चार्ज किसी शीट पर भी हो सकता है, और चार्ज तो किसी वॉल्यूम पर भी हो सकता है ना बच्चों, है ना? वॉल्यूम कैसे बच्चों, किसी भी मान लीजिए वॉल्यूम उसके ऊपर दिया हुआ है, तो वो सब छोड़ो, वो अभी जरूरी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। तो मुझे तुम बस ये बताओ, पहले तुम्हें 3 चीज समझ में आएगी नहीं? पक्की बात है? यहाँ तो कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बोलिए। हालांकि अगर मैं चार्ज को बोलूं तो चार्ज का चौथा केस क्या बन सकता है, बोलो?
वॉल्यूम सोर्स भी बोल सकते हैं बेसिकली, कि चार्ज ऐसे किसी कंडक्टर के ऊपर स्टोर्ड है। बोलो हो सकता ही नहीं हो सकता, हालांकि इसको ना लास्ट में लेंगे, इसको छोड़ो, इसको हटाओ अभी, आप पहले इन 2 पे इन 3 पे फोकस करो। अच्छा अभी एक चीज मैं और बताता हूँ, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ चार्ज है, फोकस करना बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, या इसको मैं कैपिटल क्यू ही लेता हूँ, कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, तो वो है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ हमें सोचना नहीं है इसके बारे में। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ बच्चों एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस टर्म का इस्तेमाल आने वाली डेरिवेशंस के अंदर होने वाला है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे ना, कुछ क्लासेस में हम लोग अभी इनके ड्राइव भी करेंगे कि भैया इससे कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड निकलती है, इससे कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड निकलती है, उससे कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड निकलती है, ये सब भी चर्चा होने वाली है। तो हमें एक टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर इस लाइन के ऊपर कुछ चार्ज है, सपोज दैट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे बच्चों, मान लीजिए कि इस लाइन के ऊपर कुछ चार्ज है, इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसे करके फैला हुआ है, और ये नेट चार्ज मान लीजिए जो इसके ऊपर नेट चार्ज है ना वो 50 कूलम है। कितने कूलम है? 50 कूलम है। इस पूरी की पूरी जो लेंथ की, इसकी जो लेंथ है ना बेसिकली, वो मान लेते हैं 10 मीटर की है। कितने मीटर की है? 10 मीटर की। तो मुझे बताइएगा, चार्ज ऐसे तो कभी किसी लेंथ पे नहीं रहेगा, किसी एक जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो, किसी एक जगह पे कम। क्यों नहीं रहेगा बोलो ऐसा? क्योंकि जहां पर ज्यादा इकट्ठा होगा हमारी रिपल्शन लगेगी, तो फैलेगे तो इक्वली ना, क्योंकि सारे चार्जेस एक दूसरे को बोलो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और जब वो रिपेल करेंगे तो सब एक दूसरे दूर भागेंगे, तो दूर भाग के तो बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे लग जाएंगे इसके ऊपर। बाहर इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज यू नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर। बोलो ये सब बातें पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? तो वो इसी पे रहेगा और बराबर उस पे रहेगा। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर 10 मीटर की पूरी लेंथ पर अगर 50 कूलम का चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, तो एक यूनिट की लेंथ पे कितना चार्ज है? 5 कूलम। ये जो 5 कूलम है वो है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर बेसिकली अगर बात करें तो बोलेंगे कि एक यूनिट लेंथ पर, अगर पूरी लेंथ पे कुछ चार्ज है तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ये बोलो उसकी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन अ लाइन चार्ज सोर्स। लाइन चार्ज सोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोर्स चार्ज का जो कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलो लाइन पे। तो ऐसे सोर्स के ऊपर कितना चार्ज एक यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, उसको बोलो क्या बोलते हैं? उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मुझे बताइए बच्चों बताओ लैम्डा कैसे निकला होगा? आप लोगों ने लैम्डा कैसे निकाला? सब बच्चे ध्यान देना भाई, आप लोगों ने लैम्डा कैसे निकाला? सर मैंने तो लैम्डा ऐसे निकाल लिया सर, 50 कूलम था 10 मीटर पे, तो 1 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे कितना होगा? 5 कूलम। तो सर मैं तो बस ये कर रहा हूं क्यू बाय एल। क्या कर रहा हूं बोलो? क्योंकि सर 50 कूलम और नीचे 10 मीटर, तो आंसर आ रहा है 5 कूलम। ये होती है बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होगा बच्चों? क्यू बाय में एल, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। ये लैम्डा इंटू एल बोलो क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज द चार्ज एक्वायर्ड ऑन 1 यूनिट लेंथ। So on a 2 unit length how much charge? 2 lambda. 3 unit length how much charge? 3 lambda. तो L unit length पे कितना होगा? L lambda. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो होगा क्या कि जब मैं आगे ही आपको लेके चलूंगा ना इस चैप्टर के अंदर, तो आप लोगों को बोलेंगे कि एक लाइन चार्ज सोर्स है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना 8 कूलम पर मीटर है। 8 कूलम ऐसे बोल देगा, तो हमें समझ जाना है। इसका मतलब ये है कि उसकी उस लाइन चार्ज के ऊपर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? बोलो 8 कूलम। अब वो जितने भी यूनिट की लेंथ होगी उसके हिसाब से नेट चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर सर? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सबको पॉइंट क्लियर होता है। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, इसके अंदर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है इसके अंदर? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो गाइस इसको भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई बच्चा बताएगा क्या लगता है क्या होगा ये? बहुत अच्छे, बस इतना ही कॉमन सेंस जरूरत है। तो आप ये बोलेंगे सर ये होगा बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। तो फोकस करेंगे बच्चे। मान लीजिए कि मेरे पास ये शीट है, ये शीट है और इस शीट के ऊपर बहुत सारा चार्ज है, इस शीट के ऊपर बहुत सारा चार्ज है। लेट इट बी द चार्ज ऑन द सरफेस इज 100 कूलम्स एंड द एरिया ऑफ दिस शीट इज, एरिया ऑफ द शीट इज, भाई एरिया होगा ना कुछ लेंथ इनटू ब्रेथ, बेसिकली कुछ तो होगा। तो बेसिकली वो मान लेते हैं हम लोगों का कितना है? 5 ले लेते, 5 मीटर स्क्वायर। लेट इट बी 5 मीटर स्क्वायर।
तो मुझे बताइए सिग्मा बेसिकली जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। जैसे इसमें 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वैसे पूछते हैं इसमें 1 यूनिट एरिया पे, तो इसका कुछ ना कुछ 1 यूनिट एरिया होगा ना बच्चों, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज एक्यूमुलेट है, ये इसकी बोलो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी हमेशा पर यूनिट में बताई जाती है। आप मास डेंसिटी जब बताते थे तो आप बोलते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो है कि नहीं। तो आप वैसी चार्ज डेंसिटी जब आप बताएंगे तो अगर आप लाइन पे है तो आप पर यूनिट लेंथ बताएंगे, जब आप सोर्स पे है शीट पे है तो बोलेंगे पर यूनिट एरिया बताएंगे। बस दोनों में फर्क कुछ नहीं है, जब लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते तो बोलते चार्ज पर यूनिट लाइन, तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते तो बोलते चार्ज पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर और नॉट। तो बोलो क्या बोलेंगे, लैम्डा कितना आएगा, सॉरी सिग्मा कितना आएगा बच्चों, सिग्मा बताओ फटाफट से कितना आएगा। सो 100 कूलम बाय में बोलो कितना, बोलो 5 मीटर स्क्वायर, बोलो आंसर कितना आएगा 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा सर क्लियर तो हो रहा है इजीली है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बोलो क्या बोलेंगे, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन अ शीट चार्ज सोर्स। मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल इजी है भाई, मुश्किल है ही क्या इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नोट करना है जल्दी से कर लो नोट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल वाला किया था, कर लो तुम थोड़ा सा, क्योंकि तुम थोड़ा नोट करोगे क्लास में तो ही ठीक रहेगा, वो रिदम वैसी सही रहेगी। कर लो नोट कर लो। सारे बच्चे मेरे को पता है घर जाके नोट भी नहीं करते हैं, करते हो? डबल प्रिपरेशन हो जा रही है इससे तो। लवेश क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मुझे ये बताओ, अगर पीछे, तो अगर मैं आप लोगों को किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दूं और पूरा एरिया बता दूं तो आप लोग उसके ऊपर नेट चार्ज बता दोगे, सिंपल है ना। कैसे बोलो, कैसे? सिग्मा आएगा बेसिकली, बोलो क्या, Q बाय में A। तो बेसिकली Q क्या होगा बोलो, क्योंकि सिग्मा आपको बताता है चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया, तो अगर A यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, नेट चार्ज। सो लेटर ऑन ये चीजें आने वाले हैं डिस्कशन में, डेरिवेशंस में, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं उस समय पे। आगे बढ़ूं, अब सीखेंगे एक और बहुत जरूरी चीज बच्चों, लेकिन उसको सीखने के लिए आप लोगों को कूलम्स लॉ के नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो मैं अब सिखाने वाला हूँ वो कूलम्स लॉ से बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेट करता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है अभिनव आपको और हर्षित आपको, किस और कितने बच्चों ने कूलम्स लॉ नहीं करा हुआ है आप दोनों के अलावा? और कोई बच्चा किसी ने कूलम्स लॉ नहीं करा हुआ? बिल्कुल नहीं करा हुआ, आता है ना, बस खुद से मतलब थोड़ा बहुत आना चाहिए। कूलम्स लॉ वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, अगर तुम लोग थोड़ा सा सुनना चाहो, बस 2 मिनट की बात बताइए तो बस मैं, कि बच्चों कहीं पर भी अगर 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और बोलो क्या है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी बोलो कितनी है R, तो डेफिनेटली अगर दोनों प्लस है तो रिपेल करेंगे, दोनों माइनस है तो रिपेल करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगनी है, बोलो क्या लगनी है, रिपल्शन। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो बेसिकली फॉर्मूला अभी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की तरफ ध्यान मत देना, बच्चों रुक जाओ प्लीज, बातें नहीं भाई। कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना बड़ा फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत बड़े बड़े प्लस और माइनसेस हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, छोटे प्लस माइनस तो अट्रैक्शन नहीं लगेगी बेसिकली। तो हायर द मैग्नीट्यूड हायर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरी बात, अगर दूरी ज्यादा हुई तो फोर्स रिपल्शन या अट्रैक्शन का बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर दूर ज्यादा कर देंगे तो। और ये कुछ ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ये जो कांस्टेंट है नहीं, मीडियम पे डिपेंड करता है। हालांकि आप लोग उसके बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, बस ये समझ के चलिए कांस्टेंट है। क्या है बोलो, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × में 10 की पावर क्या 9। बट आप सभी बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, आप लोगों को पता है पूरा माजरा होता क्या है ये, ठीक है ना, कि एयर का परमिटिविटी पता होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करके ही आता है, ठीक है। जिन बच्चों ने अटेंड करा उनको वैसे बताना चाहिए, जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ जस्ट इतना याद कर लीजिए कि 2 चार्जेस कहीं पर भी रखे हो तो उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किस फॉर्मूले से दी जाती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में क्या R²। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है, तभी मैं अगली बात करूंगा तुम लोगों से। अब जो मैं सिखाने वाला हूं बच्चों, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों को चलने वाला है, उसका नाम है
अब आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा है बच्चों, वो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या चीज है? हाँ, स्ट्रेंथ। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कितनी है ना, ये पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कैसे? मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट इट डिटरमाइंस द इधर भाई स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at a particular point by a source charge। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आप लोगों के पास यहां पर एक सोर्स चार्ज है, और जो सिखा रहा हूं ना बच्चों, इसको बिल्कुल ढंग से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आप लोगों को अब आगे का बहुत कुछ इजी लगेगा, नहीं तो मुश्किल भी लगेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ना यहां पर एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और अगर ये एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू है तो डेफिनेटली इसके चारों तरफ फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस होंगे। आप लोग जानते हैं कैसी फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, है ना? इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगे। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या इन फील्ड लाइंस की ताकत, स्ट्रेंथ हर जगह पे एक जैसी है? कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर क्या होगी? कम। यहां पर ज्यादा, वहां पर कम, यहां पर और कम हो जाएगी। अब वो ज्यादा कम है तो उसको एक मैग्नीट्यूड के नजरिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको चीज बोलते हैं ज्यादा है तो आप बोलेंगे कितनी ज्यादा, तो आपको नंबर बोलना पड़ेगा, है ना? और कम है तो कितनी कम है तो एक नंबर बोलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली एक ऐसा पैरामीटर है ना जो आपको डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की ताकत कितनी है, बेसिकली मतलब मैं बोलूं कि किसी भी पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत कितनी है थ्रू दिस सोर्स चार्ज। इस भाई सोर्स चार्ज की तो फील्ड है ना, ये फील्ड किसकी है बोलो? इस सोर्स चार्ज की। तो उन फील्ड की ताकत किसी भी पॉइंट पे कितनी है ना, वो पता लगता है बोलो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब ये कैसे पता लगती है, ये सीखना बहुत जरूरी है भाई, है ना? तो वो कैसे सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, ध्यान सुनना है। अब ताकत तो ऐसी पता लगेगी कि दूसरे रखे हुए चार्ज को बेसिकली कितना अट्रैक्ट करेगा या कितना बेसिकली बोलो क्या करेगा? रिपेल करेगा। उसी से ताकत पता लगनी है भाई, बोलो है कि नहीं? ये तो ताकत का फंडा है ना भाई। तो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि मैं ये ताकत कैसे निकालता हूं या क्या तरकीब मैंने इसके लिए अपनाई। इसको कर देते हैं साइड में, और अब समझते हैं यहां पर फिर से। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इसकी ताकत कितनी होगी। यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है, या आर भी हटाओ, किसी भी दूरी पे कुछ एक पॉइंट है, वहां पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये पूछ रहे हैं भाई। तो वो स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी वो आपको समझना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, मान लेते हैं यहां पर ना एक मैंने क्यू चार्ज लिया, और वो क्यू चार्ज लेट इट बी कि वो क्यू चार्ज 5 कूलम का है। कितने कूलम का है? 5 कूलम। सपोज करके चलना अभी सारी चीजें, ठीक है? और सुनते रहना, 5 से 10 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये कुछ ना कुछ कूलम का होगा, वो कुछ ना कुछ कूलम का है, कुछ ना कुछ दूरी है। अब जब दोनों के कुछ ना कुछ चार्जेस हैं, कुछ दूरी है, और ये तुम्हें पता है कांस्टेंट होता है, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स भी लग गया होगा भाई। ऑब्वियसली बात है, इट हैज 5 कूलम, इट हैज ऑलमोस्ट 10 to 15 कूलम, जो भी है वट एवर, कुछ ना कुछ दूरी है 5-6 यूनिट्स की बेसिकली। मीडियम तुम्हें पता है 1.45 का वैल्यू ये होता है। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद कुछ फोर्स निकलेगा, तो यहां पर रखे हुए चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। बता दो कितना फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि यहां रखे हुए चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा वो 100 न्यूटन का लगा। कितने का लगा बोलो? 100 न्यूटन का। रिपल्शन हुआ 100 न्यूटन का। अब ये 100 न्यूटन का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो तुम्हें समझाऊंगा बेसिकली। ढंग से सुन रहे हैं सारी बातें? अभी तक किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही दिमाग में कि सर ये क्यू कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, इसकी फील्ड की ताकत देखना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने एक 5 कूलम का चार्ज रखा, डेफिनेटली जब इसका चार्ज है, इसका कुछ चार्ज है, कुछ दूरी है, और 1/4 मुझे पता है, तो फोर्स लग रहा होगा। सर फोर्स कितना लग रहा है बोलो? 100 न्यूटन। तो दिस 100 न्यूटन इज जस्ट द फोर्स ऑन दिस चार्ज बाय दिस चार्ज। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो मुझे बताइए 5 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? सोचेंगे सब बच्चे, 100 न्यूटन। तो मुझे बताइए अगर यहां पर 1 कूलम का चार्ज होता तो डेफिनेटली फोर्स कम होता कि नहीं होता? थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर 5 कूलम का है तो फोर्स कितना है बोलो? 100 न्यूटन। अगर मैं 4 कूलम का करूंगा तो फोर्स थोड़ा और कम हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है जितने बड़े चार्जेस उतना बड़ा बोलो क्या फोर्स। तो अगर 5 कूलम पे 100 न्यूटन है तो बोलो 1 कूलम के ऊपर कितना होगा? मात्र 20 न्यूटन। मात्र बोलो कितना? 20 न्यूटन। वो जो 1 कूलम के ऊपर यहां पर जितना भी फोर्स लग रहा है ना, वो यहां की बोलो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
समझने की कोशिश करनी है और थोड़ी सी भी कम समझ में आएगी, थोड़ी देर में सारी समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनते चलना है आप लोगों को। तो मैंने कहा भैया यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा था, बोलो समझ ध्यान देंगे, 100 न्यूटन। एक और मजे की बात बताऊं, अगर यहाँ पर आप 5 कूलम की बजाय ना यहाँ पर अगर आप लोग 4 कूलम का चार्ज रख दें, कितने कूलम का चार्ज रख दें, 4 कूलम का, तो ये फोर्स ना अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तुम्हें पता है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मैं बताता हूं, ये फोर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा 80 न्यूटन। ढंग से समझना है। इसी जगह पे 5 कूलम रखा तो फोर्स था 100 न्यूटन, इसी जगह पे 4 रखूंगा तो आप मुझे बताइए 80 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए सर? जब आप चार्ज कम करेंगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा बेसिकली, तो फोर्स भी कम हो जाएगा। सर फोर्स बोलो कितना, अब 80 हो गया। अच्छा भाई, चार्ज कर दिया मैंने 3 कूलम, फोर्स कितना हो गया, 60 हो गया। फोर्स बदलता जा रहा है, लेकिन एक चीज बच्चों नहीं बदल रही है। अगर आप सोच रही हैं तो मुझे बताइए जरा कि जो फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, अगर इसके थ्रू भी देखा जाए तो कितना बन रहा है, बोलो 20 न्यूटन। इसके थ्रू भी देखे तो बोलो कितना बन रहा है, 20 न्यूटन। 3 कूलम पे 60 तो बोलो 1 कूलम पे कितना, बोलो 20 न्यूटन। तो इस जगह का ना हमने बोला कि इस जगह पर ना एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं भाई, एक स्ट्रेंथ बता रहे हैं आप लोगों को भैया, कुछ भी फोर्स कुछ भी हो रही है, लेकिन हम बोलेंगे इस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 20 न्यूटन पर कूलम। क्या बोलेंगे, 20 न्यूटन पर कूलम। कि यहां रखे 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन। अगर 2 कूलम आए तो लगेगा 40, 3 कूलम आए तो लगेगा 60। ऑब्वियसली बात है वो बदलता रहेगा जितने कूलम लेके आएंगे, लेकिन 1 कूलम का रेट हमने आपको बता दिया। दुकान पे गए, दुकानदार ने बोल दिया भैया 1 किलो चीनी 40 रुपए की है। अब 2 किलो लोगे तो 80 रुपए लगेंगे, 3 किलो लोगे तो 120 रुपए लगेंगे। सेम वैसे ही इस पॉइंट का अपना जो स्ट्रेंथ है ना, वो बता रहा है कि भैया ये सोर्स चार्ज ना यहां रखे किसी भी 1 कूलम को कितना फोर्स लगाएगा। ये उस पॉइंट का बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ी बात अभी समझ में आएगी, थोड़ी और समझ में आने वाली जब मैं और शब्द बोलने वाला हूं आप लोगों को। ध्यान से सुनते चलना है आप लोगों को। इस पॉइंट का या किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो मैं बड़ा निकालना बड़ा आसान था। किसी भी रैंडम चार्ज को वहां रख के देख लो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो देख लो, लेकिन हमें देखना है कि 1 कूलम के ऊपर कितना लग रहा है। तो बोलेंगे 5 कूलम पे इतना लगा तो 1 कूलम में कितना लगेगा पता लग जाएगा। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिटरमाइंस द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट चार्ज बाय अ सोर्स चार्ज। कि ये सोर्स चार्ज किसी भी एक पॉइंट पे 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा उसके बारे में बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, कि मैं अगर मान लीजिए कि इसी, फोकस करते रहेंगे, मैं अगर इस पी पॉइंट की जगह पे, बच्चों थोड़ा सा खिचड़ी पकेगा बोर्ड पे भी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, उससे हम टॉपिक समझ जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बोला था ये वाला पॉइंट बच्चों क्या है, पी पॉइंट है। अभी लेट इट बी, मान लो मैं यहां पर आ जाऊं आर पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे बोलो, आर। क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज ये क्यों हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना बच्चों, अगर मैं आर पॉइंट पे आ गया, मेरा ये मानना है बच्चों कि आर पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत थोड़ी ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं मानते? सब बच्चे ध्यान देंगे, आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या होगी। तो मैं बोलूंगा अगर मान लो यही मैं 5 कूलम का चार्ज रख दूं ना, तो पहली बात तो ये हो जाएगा उस पर 100 न्यूटन फोर्स नहीं लगेगा, उसे 100 से ज्यादा लगेगा, क्योंकि वही 5 कूलम थोड़ा दूरी पे था तो फोर्स कम लगेगा, और जब पास आ गया तो फोर्स सचिन कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इस बार 100 नहीं लगा सर, यहां पर फोर्स 100 नहीं लगा सर। इस बार इसी के ऊपर फोर्स कितना लगा पता है सर? इसके ऊपर फोर्स इस बार लग गया मेरा 150। कितना लग गया? 150 न्यूटन। अब 150 न्यूटन लगने का बोलो क्या मतलब है, समझो मेरी बात को। या मैं नीचे अगर देखूं कि 4 कूलम भी रख दूं तो 4 कूलम के ऊपर फोर्स कितना लगता हुआ पाया मैंने, समझेंगे बेसिकली 120 न्यूटन। तो मैं पा रहा हूं कि भैया इस जगह का कुछ रेट चल रहा है। भैया क्या चल रहा है बोलो, 5 कूलम पे 150 न्यूटन, 4 कूलम पे 120 न्यूटन, तो भैया हर 1 कूलम पे कितना चल रहा है, 30 न्यूटन। तो बेसिकली यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो कितनी है, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो कितनी है, 30 न्यूटन पर कूलम। बोलो है कि नहीं? तो व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइंस टू यू? Electric field intensity at a point just determines the force acting at that point on 1 unit charge by this source charge। वो बस 1 यूनिट चार्ज के लिए आपको बताती है। फोकस करेंगे, वो सिर्फ किसके लिए बताती है बोलो, 1 यूनिट चार्ज के लिए। लेकिन जो हमें F बताता है वो कितने के लिए बताता है, वो नेट यूनिट चार्ज के लिए बताता है कि नेट इतने चार्ज पे कितना लग रहा होगा। समझेंगे मेरी बात को। E हमें बताता है 1 यूनिट के लिए, और F हमें बताता है एग्जैक्ट यूनिट्स के लिए। ये बात तुम्हें समझ में आएगी जब मैं अभी कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान देंगे, अभी सुनते चलेंगे, कुछ कुछ बात समझ में आने लगी कि नहीं लगी, नहीं है ये बात समझ में, दोबारा समझते हैं बात को। अभी एक बात और सुनेंगे, मान लीजिए कि यहां पर ना Q चार्ज है, और यहां पर बच्चों कौन सा चार्ज है बोलो, स्मॉल q। फोकस करेंगे भाई, और ये मान लीजिए दूरी बोलो कितनी है, r है। अच्छा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा अभी बोर्ड पे, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, और मैंने बोला ना अगले 10 मिनट आप लोग बने रहेंगे, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा बच्चों, हमें पूरा समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे करना है, ताकि हम कभी फंसे ही ना उस चीज में। तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो कुछ ये बनेगा, जितना भी नेट फोर्स लग रहा है, बट उतना नहीं सर,
पर यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा है। तो जैसे ही मैं F बाई क्यू करूंगा मेरे को बोलो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सहमत होगी नहीं, बाय द सोर्स चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा, सोचो सोचो, इस कैलकुलेशन से मान लो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, सब बच्चे बोर्ड में देखेंगे, मान लो इस पॉइंट पे ई का आंसर आ रहा है 60। क्या आ रहा है बोलो, 60। तो यूनिट आप बोलिए क्या लगानी चाहिए मुझे, पीछे यूनिट लगा दो, यूनिट लगा दो न्यूटन पर कूलम, क्या लगा दो। और अब मुझे बताओ जरा इस जगह का मतलब क्या है। सर आप बोलेंगे सर इस चार्ज ने ना इस जगह पर पता है अपनी कितनी ताकत बना रखी है, कि अगर इधर कोई 1 कूलम का चार्ज हो ना तो उस पर कितना फोर्स लगा देगा, ये 60 न्यूटन। समझ नहीं आया। अगर 2 कूलम का हो तो कितना लगा देगा, 3 कूलम का हो तो। सो व्हाट डज ई डिटरमाइन एट अ पॉइंट, व्हाट डज ई डिटरमाइन एट अ पॉइंट। सर ई हमें बताता है कि 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के ऊपर। और कौन लगा रहा है फोर्स, सोर्स चार्ज। कौन लगा रहा है फोर्स, सोर्स चार्ज। समझे मेरी बात को। एफ और ई में फर्क सिर्फ इतना ही है, दोनों ही फोर्स है। अगर कोई बोले ई क्या है, सर ई भी फोर्स ही है, बट ई आपको सिर्फ बताता है कितना फोर्स है 1 यूनिट पे, और एफ आपको क्या बताता है कितना फोर्स है एग्जैक्ट क्यू यूनिट्स के ऊपर। क्योंकि अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ढंग से देखूं तो पता लगेगा एफ कितना आ रहा है। सब बच्चे एफ कितना आ रहा है बोलो, क्यू इंटू ई। क्या आ रहा है बोलो, क्योंकि ई आपको बताता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, तो 2 यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा 2ई, 3 यूनिट पे कितना 3, तो क्यू यूनिट्स पे क्यू ई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसका मैं फॉर्मुला कैसे बनाऊं सर, ई का मेरे को फॉर्मुला बता दो सर। तो बोर्ड पे देखते चलेंगे आप लोग, बिल्कुल भी अभी आप मिस आउट नहीं करेंगे चीजों को। तो मैंने बोला ये सोर्स चार्ज है, यहां पर कोई क्यू चार्ज है आर दूरी पे, तो कितना फोर्स लगेगा अनामिका, कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो मैं बोलूंगा सर फोर्स तो कितना लगेगा, मैं लिख देता हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। बताओ जरा क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों। तो नेट फोर्स लगेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू बाय में बोलो क्या आर स्क्वायर। ये तो नेट फोर्स है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बोलो, नेट फोर्स नहीं होती। बोलो क्या होती है, नेट फोर्स डिवाइड बाय में क्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही बात समझ में रितिका। मैंने क्या बोला, नेट फोर्स डिवाइड बाय बोलो क्या क्यू। तो भैया नेट फोर्स तो जो है वो है, लेकिन पर यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा। तो मैं इस क्यू को नीचे ले जाऊं, अरे इस क्यू को नीचे ले जाऊं, या फिर मैं सीधा बोल दूं कि ई बोलो कितना आएगा एफ बाई क्यू। क्या आएगा बोलो, ई कितना आएगा एफ बाई क्यू। तो ई आएगा बेसिकली बोलो क्या एफ बाई में बोलो क्या क्यू। और जब मैं एफ को क्यू से डिवाइड करूंगा तो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट जाएगा। फोकस करेंगे, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, अभी देखिए अभी समझ में आने वाले, बिल्कुल पत्ते खुलने वाले इसके। तो एफ बाई में क्यू करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कटेगा, या लिख दूं बोलो सही बात है, बोलो क्या आएगा। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बाय अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। सब बच्चे अभी बोर्ड पे ही रहेंगे, अगले 3 से 4 मिनट आप लोगों की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि सर मैं क्या बताऊंगा, बेसिकली ये फॉर्मूले से क्या निकलेगा। ये कह रहा है कि देखो 1/4 सबको आता है भाई, वैल्यू होता है इसका। सर क्यू क्या है, क्यू है सोर्स चार्ज, और आर बोलो क्या है दूरी। सर ये फॉर्मूला आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय अ सोर्स चार्ज। समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि यहां पर ना बच्चों एक 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। कितने कूलम का बोलो, 5 कूलम का। आप फोकस करेंगे, बहुत जरूरी चीज चल रही है। इसकी चारों तरफ फील्ड बन रही होंगी, फील्ड बन रही होगी। मैंने कहा भैया मुझे ना इससे 10 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है, 10 मीटर दूरी पे बोलो क्या है एक पॉइंट है। मुझे वहां पर तुम लोग क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बनाओगे। भाई लक्ष्य यहां पर ध्यान दे, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताओगे। बताओ मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं, पहले बस मुझे इतना बताओ मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं। कर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, अच्छी बात हो, थोड़ा और बताओ मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अबे 5 कूलम चार्ज है 10 मीटर की दूरी पे, मैं ई जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 कूलम का चार्ज इस 10 मीटर दूरी पे 1 कूलम पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है। क्योंकि ई भी बोलो क्या बताता है, फोर्स ही बताता है। बस ये क्या बताता है बोलो, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। जैसे दुकानदार ने भैया आप जाके बस यही जानना चाहते हैं कि 1 किलो चीनी का प्राइस कितना है, उसके बाद जितनी चीनी होगी उसके हिसाब से प्राइस बढ़ता रहेगा। बोलो कनिष्का बात समझ में आ रही है। तो आपको बस एक फॉर्मूला दे दिया भैया, क्या फॉर्मूला दे दिया बोलो, कि क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। सब बच्चे फॉर्मूला बोलो भाई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में बोलो क्या। सब बच्चे बताओ इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू 5 कूलम, इसका वैल्यू बोलो क्या 10 का स्क्वायर। अरे नहीं आ रहा समझ में, कितना हो गया बोलो,
45 इंटू 10 की पावर क्या बोलो 7 न्यूटन्स पर कूलम। 7 न्यूटन्स समझ नहीं आया लेकिन बिल्कुल भी। पक्का समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में? तो मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू को काम करता हूं, छोटा करता हूं, ऐसा करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम। सब बच्चे भाई अब 5 माइक्रोकूलम। अरे यार देखो यार, इतनी उम्मीद करूं मैं तुमसे, माइक्रो तुम्हें पता है 10 की पावर -6 होता है, मान लू ना? क्या बात है। चलो 9 इंटू 10 की पावर 9 और 4 जब 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो होता है 10 की पावर क्या -6। कोई दिक्कत? माइक्रो, ठीक है। और नीचे आएगा 10 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? तो आएगा बच्चों 450। क्यों भाई? 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 बचेगा, नीचे 10 की पावर 2, तो बेसिकली 450। अब यूनिट लगाओ, सब बच्चे यूनिट लगाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताओ। अब इसका मतलब यह है कि सर ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज अपने से 10 मीटर दूरी तक कितनी स्ट्रेंथ रखता है अपनी फील्ड्स की, कि वो यहां रखे हुए एक कूलम को कितना बड़ा धक्का मारेगा? 450 न्यूटन का। लेकिन अगर एक कूलम ना रख के सर मैंने 4 कूलम रख दिया तो सर, अरे तो क्या प्रॉब्लम है यार, एक कूलम का 450, तो 4 कूलम का कितना? 4 गुना कर देंगे। एक सेकंड आदर्श इधर। तो अगर एक कूलम का मुझे पता है तो 4 कूलम का सर क्या आंसर मुश्किल है? सर फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? क्यूई। फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? तो क्यू बोलो कितना? 4 कूलम इनटू में बोलो कितना? 450 न्यूटन पर कूलम। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आंसर आ जाएगा 1800 न्यूटन। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर मेरे को 4 कूलम ही दे दिया, 4 ही दे दिया सीधा, तो सर मैं फिर इतनी मेहनत थोड़ा ना करूंगा, मैं तो सीधा दिस इंटू दिस कर दूंगा ना। क्योंकि अगर मेरे को पता है यहां पर 4 कूलम है तो क्यों ना सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में। बोलो क्या? फोकस करना। 9 इंटू 10 की पावर 9 एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज बोलो कितना है बच्चों? एक चार्ज है 4 कूलम, 4 ही रख दे सीधा, और नीचे आ गया 10 का स्क्वायर, कर लीजिए 1800 ही आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? अरे आएगा वही बच्चों, ये तो मैं बस वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं कि ई क्या बताता है। सर ई क्या बताता है? हमें फोकस करेंगे। ई हमें बस बताता है किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत कितनी है, और वो ताकत कैसे बता रहे हैं? वो उस जगह पर बताता है कि भैया अगर यहां 1 कूलम का चार्ज है नहीं वहां पर, लेकिन वो बोलता है इस सोर्स चार्ज की ताकत ऐसी है कि अगर यहां 1 कूलम का चार्ज प्लेस करा जाए तो वो यहां पर कितना फोर्स। ये क्या होती है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पल्ले नहीं पड़ा ना। और ये मैं कैसे बार बार अब डिवाइड कर रहा था, अब ज्यादा इजी लगेगा कि सर आपने यहाँ पर 5 कूलम लगा, 100 लगा, 4 कूलम लगा, 80 लगा, 3 कूलम, तो यहाँ की फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम है। कितनी बोलो? 20 न्यूटन, क्योंकि एक कूलम पे 20 न्यूटन लग रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं यार उसमें सर यहाँ की 5 कूलम पे 150, तो बोलो ई कितना होगा? यहाँ का 30 होगा। तो व्हाट डज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइंस एट अ पॉइंट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइंस द force acting on 1 unit charge at a point by the source charge। इस सोर्स चार्जिंग की तरह। और फॉर्मूला कैसे याद करा हमने? अब देखो वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। कि आप लोग ई का फॉर्मूला क्या याद करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में क्या? Q क्या होता है? सोर्स चार्ज। R क्या होता है? दूरी। तो बोलेंगे एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज इतनी फलाना दूरी पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा, तो सर फॉर्मूला लगा देंगे ना सीधा। अच्छा अगर मैं दूरी कम कर दूं तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ताकत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? दूरी कम करते ही वैल्यू बढ़ जाएगा, दूरी ज्यादा करते ही वैल्यू घट जाएगा। तो बस आपको ई क्या बताता है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर किसी पॉइंट का मुझे ई पता है तो बोलो एफ निकालना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि जब ई पता लग गया तो जितने भी कॉलम बोलेंगे वहां पर रखने के लिए उसके अकॉर्डिंग मैं एफ निकाल लूंगा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लूंगा 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से, या मैं Q इंटू करके निकाल लूंगा, बिकॉज ई तो आपको एक कॉलम का बता ही चुका है। मुश्किल हो गया? ठीक है, तो ये समझ में अगर आ गया तो काम बनेगा भाई, आगे बहुत बढ़िया वाला बनेगा। और क्लियर होता है? चलिए सो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जो भी आपको लगता है इसमें से, और मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख देता हूं। ये जनरल नहीं है, मेन नॉलेज है भाई।
बच्चों प्लीज क्वेश्चंस पे ध्यान दो। तुम लोग कहाँ, मतलब जो भी टॉपिक कराएगा उस पे ध्यान दो। चलो भाई क्लास इधर। इसको क्या करना था? अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर मान लीजिए कि कोई ये कहे कि आपको हमने इस क्यू चार्ज को बढ़ा रहे हैं, किसी पॉइंट पे इस क्यू चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। सही। देखा फ्लो में कितनी बड़ी गलती करी। आप इस Q को 3 की जगह 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, समझिए मेरी बात को। फोर्स बदल जाएगा फोर्स बदल जाएगा, बट क्या E बदलेगा? आप कम कर रहे थे, Q को कम कर रहे थे, फोर्स कम हो जा रहा था, E बदल रहा था क्या? समझो, चीनी दुकान पे आप लोगों ने 4 किलो ली 160 रुपए की, 40 रुपए का रेट चल रहा है। इसका मतलब अगर 5 किलो बोलोगे तो 200 रुपए मांगेगा आपसे, लेकिन क्या रेट बदला उसका? 40 की है। 6 किलो ली तो 240 हो गया, 7 किलो ली तो 280 हो गया, लेकिन 1 केजी का प्राइस बोलो कितना है? 40 ही है। तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ई जो होता है ना, ई जो होता है वो इस क्यू पे डिपेंड, इधर ई जो है वो इस क्यू पे डिपेंड, एप पे डिपेंड, बेसिकली आशीष इधर, ई जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज की वैल्यू डिपेंड करता है। किस पे बोलो? सोर्स चार्ज कैसा है, कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ई जो है वो क्यू और एफ पे डिपेंड विशेष नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर जब क्यू बढ़ता है तो एफ भी बढ़ जाता है, इसलिए रेशियो सेम ही आएगा। क्यू घटेगा तो एफ भी घट जाएगा, इसलिए रेशियो क्या आएगा? सेम ही आएगा। गेट माय पॉइंट? नहीं आ रही बात समझने? लेकिन ई का फॉर्मूला समझाता है कि ये सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड या 3 बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो सोर्स चार्ज पे, एक सोर्स चार्ज से दूरी कितनी है हमारे जिस पॉइंट पे हम ये पूछना चाह रहे हैं, एक मीडियम पे। किस पे बोलो? और ये लॉजिकली लगता भी है मुझे बच्चों, लॉजिकली मुझे लगता भी है, एक क्लास इधर, कि अगर यहां कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी फील्ड की ताकत किसी पॉइंट पे कितनी होगी, ये एक्चुअली 3 ही बातों पर निर्भर करना चाहिए। एक तो ये चार्ज कितना बड़ा है, दूसरी बात मैं कितनी दूरी पे चला गया हूं, कितनी दूरी पे चला गया, तीसरी बात कोई मीडियम तो नहीं है ऐसा जो फील्ड को अब्सॉर्ब कर ले। बोलो है कि नहीं? यही तो 3 बातें होनी चाहिए। सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी ताकत कितनी है वो बताने के लिए इसका चार्ज कितना है, ये कितनी दूरी पे आप फील्ड पूछ रहे हैं मुझसे और किस मीडियम से पूछ रहे हैं। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला बना, बोलो क्या बना? क्या बना बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में क्या। तो बच्चों मैं तुम लोगों से बस एक चीज फेवर चाहता हूं कि तुम लोग एक बात समझ गए पिछले टॉपिक से, तुम छोड़ो मैं करो कुछ भी ना समझ में, एक बात समझ में आ गई सर मुझे तो, कि अगर कहीं पर क्यू चार्ज रखा हुआ तो डेफिनेटली अपने चारों तरफ कुछ फील्ड्स बनाता है, पक्का बनाता है सर। ये बात मेरे को फील्ड लाइन में समझ में आ गई थी। उस फील्ड की ताकत को बताने के लिए सर मैंने एक फॉर्मूला बनाया बच्चों, क्या बोलो? ई। और मैंने कहा सर क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी ताकत दिखाएगा सर, वो इस ई से पता लगता है। किससे पता लगता है? बोलो ई से। कोई अदर चार्ज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई निकालना है बस आपको। क्या निकालना है? बोलो ई। और ई बोलो कितना निकलेगा? फॉर्मूला इसका सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में बोलो क्या? आर स्क्वायर। ये वैल्यू सबको पता है, ये वैल्यू तुम सबको पता लगेगा, आर तुम लोगों को पता लगेगा, तो तुम लोग निकाल लोगे। मान लो ई का वैल्यू 70 आ गया, लेट इट बी, ई का वैल्यू इस जगह पे 70 आ गया, क्या मतलब है? क्या मतलब है? यूनिट जरूर लगाएं कि सर 70 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है सर? ये चार्ज, ये फलाना चार्ज, इससे आर दूरी पे जितनी भी यहाँ पर जैसी भी इसकी फील्ड है ना सर, उसकी ताकत बता रहे हैं। यहाँ पर 1 कूलम का अगर चार्ज होगा 70 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। 2 कूलम हो तो उसके अकॉर्डिंग 3 कूलम उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इससे पहले कहीं निकालूंगा तो ई का वैल्यू अलग आएगा, क्योंकि आर बदल गया तो ई बदलेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई तो बच्चों बात क्लियर है, नहीं तो बच्चों दिक्कत में भी हुआ। क्लियर ना हुआ? हो गया? चलो अब सवाल करेंगे। मुश्किल लग रहा है? 7 करोड़ का सवाल। अब जैसे तुम लोगों ने, अब मैं कराने वाला हूं तुम्हें टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी सिमिलर टू द टॉपिक जब हमने कूलम्स लॉ को करा और हम लोगों ने कई सारे चार्ज प्लेस करे। फोकस करेंगे आदर्श, मैंने कूलम्स लॉ में कई सारे चार्ज प्लेस करे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, और मैंने फिर बोला किसी एक चार्ज के ऊपर आपको क्या बताना, नेट फोर्स बताना। कराए थे मैंने क्वेश्चन, फिर वो सारे फोर्स निकालते थे, फिर उनका वेक्टर सम करते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमने पूरी एक क्लास इसी के ऊपर दी 1.5 घंटे की। तो आप लोगों को अब फोकस करना है, ऐसे ही कोई टॉपिक फिर से करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ
चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन करा तुम लोगों से, एक क्वेश्चन करा मैंने, बोला फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों बोर्ड पे देखेंगे आप लोग। मान लीजिए कि मेरे पास एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, आर दूरी है। अच्छा यार एक बात हो, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए आप लोगों को कभी भी। अगर मैं कभी सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू लिख रहा हूं तो कैपिटल क्यू है, कभी स्मॉल क्यू लिख रहा हूं तो वो भी सोर्स चार्ज हो सकता है। वो तो बस मैंने उधर समझाने के लिए आप लोगों को क्या करा है बच्चों, समझाने के लिए मैंने इसको बोला है कैपिटल क्यू, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ रहा है। अगर कभी मैं सोर्स चार्ज को स्मॉल क्यू लिख रहा हूं तो बोलो क्या आएगा, 1/4 स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बस समझे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कर दिया कि मैंने सोर्स को कैपिटल माना और जो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स है उसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल क्यू मान लिया था। हालांकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, यू नो दैट कि मुझे सिर्फ एक चार्ज पता हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूं, बिकॉज मुझे बस इस चार्ज की ताकत बतानी है फलाना वर्गाना पॉइंट पे। ये चार्ज कितना ताकतवर है, इस चार्ज की फील्ड निकल रही है और वो फील्ड कितनी ताकतवर है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे, वो निकालने का मुझे फॉर्मूला पता लग चुका है सर। क्या? 1/4πε0 क्यू बाय में बोलो क्या, आर स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? हर्षित तुम्हें को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दिक्कत करेगा अभी बच्चों, कोई नहीं। चलिए सो मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक प्लस क्यू चार्ज, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, और ये बेसिकली आर दूरी है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दो जितना भी है, बाद में करेंगे इसको। प्लस क्यू आर दूरी है और एक पॉइंट यहां पर भी है, प्लस 2q दूरी आ रही है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। पी पॉइंट है, चलिए अब पी पॉइंट है, आपको क्या करना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ गिवन चार्जेस एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी। अब सवाल समझने की कोशिश करें बच्चों बोर्ड पे, अगर सिर्फ एक चार्ज होता, लेट इट बी, अबे भाई ऐसे मत बोल, बहुत जमा पूंजी लगी हुई है। मैं मान लो आप लोगों से एक बात पूछूं कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, बोलो आंसर बोलो। के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी 1/4πε0 क्यू बाय में क्या, आर स्क्वायर। और मुझे बताओ वो जो वैल्यू है, चलो भले ये भी वेरिएबल्स हैं, के क्यू आर पुट कर दिए जाए तो एक वैल्यू निकल के आएगा। वो वैल्यू तुम्हें क्या बताता है कि भैया यहां रखे एक कूलम के ऊपर, अगर हो एक कूलम यहां पर, तो ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि ई आपको बताता है एक कूलम पे लगना है, ई भी फोर्स ही है, ई भी बोलो क्या है, लेकिन वो आपको बता रहा होता है कि ये सोर्स चार्ज वहां किसी पॉइंट पे एक कूलम पे कितना लगाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बढ़िया, अब एक पे काम करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा दिया नहीं, मैंने आप लोगों को क्या दिया, विशेष वाली बात है, देंगे कुछ और। प्लस 2q है और ये दूरी भी बोलो कितनी है, आ रही है, और मैं जानना चाहता हूं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस मेरा आप लोगों को सवाल समझना है, आंसर मैं कराऊंगा तुम लोगों को। सवाल मेरा क्या है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस एट द पॉइंट पी। मींस आई वांट, मतलब मैं ये बात जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर, अगर मतलब मैं इस पॉइंट पे तुम लोगों से सब बच्चे, मैं जानना चाह रहा हूं ई, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भैया ये जो दो पॉइंट दिए, दो चार्जेस दिए हुए हैं, यहां रखे एक कूलम पे, अगर कोई यहां पर एक कूलम रख दे, देखो रखा नहीं गया है, लेकिन अगर कोई यहां एक कूलम रख दे तो उसके ऊपर ये दोनों कितना फोर्स, इसीलिए बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर अकेले की वजह से पूछता तो एकदम बता देते तुम लोग, इधर दो, अगर अकेले की वजह से पूछता तो तुम एकदम बता देते, बट मैंने कितने वजह से पूछा बोलो, दो की वजह से। तो दो की वजह से भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने वेक्टर्स हम सीखे हुए हैं। तो मुझे तुम लोगों को बस क्या करना है, बोर्ड पे देखना, मैं तुम्हें बस एक हिंट देता हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। मुझे बताओ जरा सब बच्चे, यार घबराया मत करो ऐसे क्वेश्चन से तुम लोग ना, आ गया ना, देखो कुछ बच्चों को समझ में आ चुका है बोर्ड पे। तो मुझे बताना है ये प्लस क्यू चार्ज, बच्चों प्लस वाले जितने भी चार्ज होते हैं फील्ड कहां की तरफ बनाते हैं, बाहर की तरफ। तो ये वाले पी पॉइंट पे ये प्लस क्यू कहां की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी मान लो E1 बनेगी। और मुझे बताना जरा सब बच्चे E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लिखो मत बच्चों, पहले समझो प्लीज, 1/4πε0 और बोलो क्यू बाय में बोलो क्या, आर स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई, ना दिक्कत लगेगी। ओके, और ये 2q वाला चार्ज बच्चे किस तरफ फील्ड बनाएगा, ये बनाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ बनाएगा अपना। तो इस पॉइंट पे इसकी फील्ड कैसी आ रही होगी, एक क्लास प्लीज भाई, तो इसकी फील्ड आ रही होगी ऐसी,
ये मान लो E2 होगा। अरे एक कूलम के ऊपर ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा, इतना लगाएगा। यहां रखे किसी भी एक कूलम के ऊपर ये कितना लगाएगा, बोलो इसका भी निकाल लेते सर, बोलो कितना लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लगा मुश्किल कुछ अभी तक? लेकिन अगर कोई एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ, क्योंकि ई भी फोर्स ही है, बस ये आपको बता रहे होते हैं कि एक कूलम्स के ऊपर कितने फोर्स है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बस फटाफट से बता दो बच्चों, अगर ई और E1 E2 आपको भले ही लग रहा है E1 E2 है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं चाहूं तो इसको ई बोल दूं और इसको बोलो क्या बोल दूं, 2E बोल सकता हूं। तो लेट इट बी ना कि इसको मैंने क्या मान लिया, बोलो E, और इसको मैंने क्या मान लिया, क्या लिख दूं? टेंशन में तो नहीं आ गया, क्या लिख दिया, E और 2E। तो ये मान लो E है और ये बोलो क्या है, हाँ भाई लक्ष्य है। नहीं आया समझ में ना? क्योंकि देखो बच्चों इससे फायदा रहता है। फायदा क्या रहता है, हमारे लिए वेक्टोरिकल सम करना क्या हो जाता है, आसान। अच्छा इस बार मुझे एक बार बताना बच्चों, यहां तो कोई दुविधा ही नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए दुविधा? क्योंकि सर दो वेक्टर सीधा 90 डिग्री पे हैं, मुझे इस बार रिजॉल्व करने की नीड, मुझे डायरेक्ट चाहूं तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, आर वाला। आशुतोष करी थी वाली क्लासेस रेंट। तो बोलो क्या आएगा, सीधा सीधा ई नेट कितना आएगा, बोलो सीधा ई नेट आएगा √E1² प्लस में बोलो क्या, यानी बोलो क्या E² प्लस में, यानी बोलो क्या, यानी √5 टाइम्स ऑफ E का वैल्यू कितना है, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब आई में बोलो क्या। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? और सर अगर मुझे वैल्यूज पता हो सारी, पीछे मुझे अगर सारी वैल्यूज पता हो, मान लो ये पता है मुझे चार्जेस दी हो, मुझे दूरी दी हो, तो बोलो मैं एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता नहीं था। मान लो अब ये एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो भी आ जाए, व्हाटएवर जो भी आ जाए, आपने वैल्यू लिख दिया उसका, तो पता लगेगा यहां रखे हुए एक कूलम के ऊपर इतना फोर्स लगने वाला था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्शन क्या बनेगी, वो डायरेक्शन के बीच में आएगी, मैं उसकी भी बात ही नहीं कर रहा हूं बेसिकली। लेकिन मुझे तुम ये बताइए, नेट तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा नेट। हालांकि नेट फोर्स कहां लगेगा तुम्हें पता है? वैसे नेट कहां लगेगा, नेट कहीं ना कहीं यहां कहीं आएगा, 2E थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा इस तरफ को ज्यादा आएगा बेसिकली, समझ रहे बात को? तो ई नेट कहीं ना कहीं ऐसे लगने वाला है, मतलब यहां कोई एक कूलम का चार्ज रखा तो ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा, वो कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। ऐसे क्यों जाएगा यार, सोच लो यार, क्योंकि ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी, तो वो कौन ऐसे जाएगा ना, किसी भी फोर्स ऐसे भी लगा और ऐसे भी लगा, तो बीच में जाएगा नहीं जाएगा, कुछ ऐसा ही। क्लियर? बीच में तो नहीं जाएगा बिकॉज 2E और E है, लेकिन मैं अभी उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतना समझ लीजिए बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? तो करेंगे कोई क्वेश्चन ट्राई, जल्दी से करके दिखाओ मुझे। अरे मुश्किल लगा ये टॉपिक आज का? क्या नहीं है मुश्किल, थोड़ा सा बस फोकस रहो क्लास के अंदर, और मुश्किल लगे घर जाके वीडियो अटेंड करें। अरे क्वेश्चन करो। अच्छा इस बार देखिए इन क्वेश्चन से फर्क क्या होगा, एक क्लास यहां पर तीसरी जगह पे किसी चार्ज को देने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक चार्ज की वजह से पता लग जाती है कितनी होती है ना, तो वहां पर चार्ज देने की जरूरत मुझे नहीं है। एक बार क्या करो सब बच्चे, क्या करो, इसकी वजह से देखो कितनी फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, एक बार देखो इसकी वजह से कितनी बन रही है, और क्या निकाल दो, नेट रिजल्टेंट। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन इसी तरह के थे, क्या बोलते हैं यशिका, आपने जो भेजे थे आज यही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं? अभी दे थे कोई क्वेश्चन बोर्ड पे, हो गए सॉल्व? रमेश नहीं आया समझ में? बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तुम्हारे वो सारे क्वेश्चंस स्क्वायर के हैं, कोई नहीं, अगला स्क्वायर क्या कर देते, हो गया।
80। नाज़िर दिक्कत आ रही है समझने में? पीछे एनसी का टॉपिक मुश्किल लग रहा है क्या? रूट थ्री चलिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, मेरे अगले क्वेश्चंस भी करने हैं, बातें नहीं करेगा बच्चा। आशीष इधर, 1+Q सीधा पॉइंट। √3। देखिए एक बात समझिए, आपको लगेगा इन क्वेश्चंस को देख के, आशीष इधर, कि बिल्कुल सिमिलर ही चल रहे हैं उनके ऐसे। अच्छा बस मैं उधर क्या करता था, मैं उधर इधर भी चार्ज देता था, क्योंकि फोर्स लगने के लिए, मतलब बेसिकली अगर बात करें नेट फोर्स निकालना, दोनों चार्ज देने पड़ेंगे। फॉर्मूला होता है 1/4 Q1 Q2 बाय में क्या, लेकिन इधर तो आपको पता है 1/4 Q बाय में आर स्क्वायर, क्योंकि एक चार्ज की, एक सोर्स चार्ज की, लक्ष्य एक सोर्स चार्ज की आर दूरी पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी है वो तो हम वैसे ही पता लगा सकते हैं। तो मुझे बताओ, ये वाला +Q अपने से ए दूरी पर अपनी फील्ड बना रहा होगा, ये वाला +Q अपने से ए दूरी पर अपनी फील्ड बना रहा होगा, बोलो है कि नहीं? दोनों अपनी फील्ड बना रहे होंगे, सहमत हो? अब दोनों जब अपनी फील्ड बना रहे हैं तो नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वहां पर? तो मैंने कहा भैया Q चार्ज ए दूरी पर बोलो कितनी बनाएगा, इधर की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ, और ये वाला बाहर की तरफ बनाएगा। तो बच्चों ये मान लो E1 है और ये मान लो क्या है, E2 है, लेकिन E1 E2 कहने का कोई लॉजिक नहीं है, दोनों ही E है। तो बोलो K लिख दूं 1/4 को? बच्चों 1/4 को मैं K भी लिख सकता हूं, तो KQ बाय में बोलो क्या, A स्क्वायर, और बच्चों क्या, KQ बाय में बोलो क्या, A स्क्वायर। सो लेट इट बी, बोथ विल बी इक्वल, सो वी कैन से देम एज E एंड E। क्यों ना E और E कह दें? तो E और E एंड बोथ आर एट कितने एंगल बोलो, वो 60, तो ये 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सीधा चाहो तो आप लोग सीधा फॉर्मूला लगा दो, E नेट का √(a² + b² + 2ab cos थीटा। दो वेक्टर के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आपको ऐसे नहीं करना, यू जस्ट रिजॉल्व द वेक्टर्स एंड गेट द आंसर। बोलो है कि नहीं? तो बोलो किससे करूं, सिंपल वाले से कर दूं? लेकिन बच्चों ऐसे भूल तो नहीं रहना तुम कब वो करना है, कब ये वाला करना है। अगर दो वेक्टर है तो कर लो इससे, और दो से ज्यादा वेक्टर है तो जनरली आपको पता है फिर वो वाला मैथड तरीका है। तो 2E², और बच्चों जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं कर रखी, थोड़ी सी देखो यहाँ प्रॉब्लम चलेगी आप लोगों को, देखते हैं। अभी संडे है, ईद पे बैकअप रखेंगे कुछ ना कुछ इस बार। तो ये बोलो कितना बनेगा, 2E², ये वाला 2E², ये 1/2, 2 से 2 कटेगा, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, चलिए √3E, और E बोलो कितना है। सो गाइस K का वैल्यू पता है, Q का तो मिलेगा तो लिख देंगे भाई, A का वैल्यू पता होगा तो रख देंगे भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेट इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि अकेले चार्ज, इधर भाई, अकेला चार्ज आर दूरी पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा, फॉर्मूला याद है 1/4 Q/r²। बट अगर कई सारे चार्जेस भी आ गए तो वो किसी एक पॉइंट पर एक कूलम पे कितना फोर्स मिलके लगाएंगे सबके सब, वो भी निकाल सकते हैं। बोलो है कि नहीं? क्योंकि ई नेट क्या बताना चाह रहा है कि ये सारे चार्जेस मिलके यहां पर अगर कभी हम एक कूलम रख दें, यहां पर कभी हम एक कूलम रख दें तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगाएगा बताता है। ई भी हमें बोलो क्या है, नेट फोर्स ही बताता है। बस ये कितने का बताता है, बोलो कि उस पोजीशन पर अगर एक कूलम प्लेस हो तो कितना फोर्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया बात समझ में? अकेले एक चार्ज कितना लगा रहा है वही पता है, सिस्टम कितना लगा रहा है वो ऐसे निकलेगा। फाइन, एक और क्वेश्चन लिखिए। ये किसी बच्चे के स्कूल में दिया हुआ है, अभी रिसेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। खुद करोगे ट्राई, कर लो। अबे इसमें क्या डायग्राम बनाऊं? चलिए 5 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, और प्लीज क्वेश्चन ट्राई ही करें, बातें ना करें भाई।
बच्चों 3 कॉर्नर पे चार्ज है, चौथे कॉर्नर पे चार्ज नहीं है। वहां तो फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, आप लोगों को तीनों की वैसे कितनी बन रही है? चलो भाई बोर्ड पे देखें, किसी का भी नहीं आया था? चलिए हो गया, कितना आंसर है? अच्छा कुछ ऐसा नहीं है 2 + 1/√2 अच्छा ये समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या करा था अब क्या करा, ये समझ नहीं आ रहा। हो गया वही चीज है यार, लास्ट में कैलकुलेशन ऐसी है। बस उस समय तुम यहाँ पर चार्ज जब मिल जाता तुम्हें तो क्या कर रहे थे, इस चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा वो निकाल रहे थे बाकियों की वजह से। और अब क्या कर रहे हो, कोई चार्ज नहीं है, बस यहाँ बता रहे हो 1 कूलम का अगर कोई चार्ज होगा तो कितना लगेगा, तो ये हमें क्या बताता है 1 कूलम पे कितना फोर्स, क्लियर है कि नहीं? बस इतना ही फर्क है, इससे देखो फर्क नहीं आता नहीं है। चलो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, देखो भाई बोर्ड पे देखेंगे आप लोग सब बच्चे। चलिए बताना शुरू करें, ये वाला प्लस क्यू, अब शोर नहीं करेगा बच्चा भाई आशीष, ये देखो ये वाला प्लस क्यू इस वाले पॉइंट पर कहां की तरफ फील्ड बनाएगा, बोलो नीचे की तरफ। इस फील्ड को नाम दे दो E1। ये वाला प्लस क्यू बनाएगा यहाँ की तरफ, बोलो इस फील्ड को नाम दे दो E2 और इनके मैग्नीट्यूड लिखो। और ये वाला चार्ज बनाएगा इस तरफ, इस फील्ड को नाम दे दो E3। बोला है कि नहीं? मैंने बोला व्हाट इज E1, सब बच्चे देखो भाई अभिनव E1 कितना होगा, E1 क्योंकि भैया K तो हो गया 1/4 Q हो गया चार्ज, बाय में बोलो क्या हो गया A², मतलब इतना फोर्स पर यूनिट कूलम पे है, पर कूलम पे बेसिकली ये चार्ज लगाने वाला, ये पता लगा कि इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, बोलो ये इधर लगाएगा। तो इसका देखिए कितना आएगा बच्चों, इसका कितना आएगा बोलो, इसका आएगा KQ बाय में बोलो कितना, इसका भी A आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन अगर E3 की बात करोगे बच्चों तो ये दूरी A नहीं होगी, हमें इतना पाइथागोरस आता है कि अगर ये A है, ये A है तो ये √2A होगा, बोला है कि नहीं? लेकिन नहीं आने वाला तो बोलो कितना आएगा E3 आएगा KQ बाय में बोलो कितना √2A का बोलो क्या स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू KQ बाय में बोलो कितना 2A²। अब अगर मैं ध्यान से देखो तो मुझे समझ में आता है कि अगर ये E है और ये E है तो ये E/2 है, सही बात है? अगर ये E है और ये E है तो ये E/2 है, क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा पैरामीटर आप लेंगे उतना सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो क्यों ना सबको एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जाए। तो मैंने क्या बोला, क्लास इधर इसने लगाया फोर्स ऐसे, इसने लगाया ऐसे, इसने लगाया ऐसे, तो नेट निकालने के लिए आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। देखो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होते तो सीधा जोड़ दो, लेकिन ये अलग डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, वेक्टर सम करना पड़ता है। वेक्टोरियल सम हमने 11th क्लास में सीखा है, नहीं सीखा तो अभी मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को पहले,
क्लास में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इसको अगर बच्चों में क्या मान लो ई, इसको अगर मैं मान लो ई, तो मैं इसको क्या मानूंगा ई बाय टू। तो मैं ऐसे नाम दूंगा कि अगर मान लो ये ई है और ये भी ई ही है, तो ये वाला मुझे ई बाय 2 जैसा लग रहा है। और बच्चों और बहुत जरूरी चीज जो है सर वो ये है कि ये 90 डिग्री होता है पूरा, तो ये तो बीच में से आएगा बिल्कुल, उसका मतलब ये वाला एंगल बोलो कितना है 45। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो आपको पता है मैंने एक कांसेप्ट सिखाया था रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। देखिए 3 वेक्टर होने पे कैसे आप लोग ये वाले फॉर्मूले पे काम करोगे, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला 3 वेक्टर के केस में आपके लिए बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, बिकॉज 3 वेक्टर के लिए कैसे काम करोगे, ये तो 2 के लिए काम करता है। तो तरीका ये कि पहले 2 को सॉल्व करो, फिर 2 से जो आएगा फिर उसको करो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने सीखा था हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, क्या करेंगे बोलो रिजॉल्व। अगर आपको रिजॉल्विंग आती है तो आपको पता है कि मेरी e/2 हो रही है 45 डिग्री है, तो इस e/2 का कुछ कंपोनेंट यहाँ पर काम कर रहा है और कुछ कंपोनेंट बोलो कितना कितना कंपोनेंट बच्चों यही कर देंगे रिजॉल्व को, या अगले उस पे कर दूं यही करता है e/2 को। एक सेकंड, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर इधर लग रहा है e, इधर क्या लग रहा है बोलो e, और इधर क्या लग रहा है बोलो e/2, लेकिन सर यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है, तो इस e/2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा बोलो क्या e/2 cos 45, और एक बनेगा इधर बोलो क्या, इज दिस क्लियर, cos 45 sin 45 बेसिकली 1/√2 होते दोनों क्या होते हैं 1/√2। हाँ भाई यहाँ पर ध्यान देना है। तो मुझे बताओ जरा वो कितना कंपोनेंट बन गया बोलो, ध्यान से दिमाग लगाएंगे, e प्लस में क्योंकि e तो है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो बोलो क्या हो जाएगा e/2√2, समझ नहीं आ रहा। इधर कितना बनेगा बोलो, इधर कितना बनेगा बोलो e जमा में ये e/2 sin 45, sin 45 भी कितना होता है 1/√2, तो बोलो कितना आएगा, और दोनों वेक्टर बन गए अब कितने डिग्री पे बोलो 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री पे होते हैं सीधा आपको पता है क्या होगा √a² + bc², और मुझे बहुत क्लियरली दिखते हैं दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू बोलो क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को कितना आप बढ़िया तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, मैंने सिखा रखा तुम लोगों को। मैंने कहा था कि ऐसे में जब आप e नेट निकाले तो तुम लोग जानते हो √a² में क्या होने वाला है, क्योंकि भैया cos 90 हो गया और cos 90 कितना होता है 0, फोकस करेंगे। और मैं इधर अब मैं इसको रखूं स्क्वायर करूं तो यार मतलब मुझे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा हूं। मुझे पता है ये भी सेम है वो भी सेम है, तो क्यों मैं a और b बोल रहा हूं, क्या मान लेता हूं दोनों को a और a, क्या मान लेता हूं, तो दोनों ही a² जमा में a² है, बोलो कितना आएगा 2a², यानी बोलो कितना आएगा √2a, और a में किसको बोला हूं, a में किसको बोला हूं, इनको ही तो a बोला हूं ना, तो बोलो कितना आया बोलो e जमा में e/ में बोलो कितना 2√2। क्या मैं सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा, अरे यार बिल्कुल सही लिख रहे नहीं आया ना, तो कितना आएगा बच्चों आंसर, आंसर कितना आएगा, यहाँ कर देता हूँ बच्चों कितना आंसर आएगा सर, यहाँ से e ले लो कॉमन, तो √2e अंदर बचेगा, 1 प्लस में कितना बोलो 1 प्लस में सॉरी 1 प्लस में 1 में थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो बोलो क्या बनेगा 2√2 + 1, 2√2 डिवाइड बाय बोलो कितना, और यहाँ पर बोलो कितना √2 से √2, तो बोलो कितना आएगा नेट, आ गया भाई फाइनल आंसर, बोलो कितना आया ई नेट तुम्हारा हमारा आ गया सर, बोलो कितना 2 से √2 गया, बोलो कितना आ गया 2√2 + 1 डिवाइड बाय बोलो क्या 2 टाइम्स ऑफ बोलो क्या e, और तुम e को लिखना चाहते हो कि एग्जैक्टली सर e है कितना, तो बोलो e है कितना, तो बोलेंगे 2√2 + 1 डिवाइड बाय में 2, और e का वैल्यू बोलो कितना है, e किसको बोलते तुम लोग k3/a², तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है स्क्वायर वाला, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाता है लेकिन मुश्किल नहीं होता बच्चों, अगर तुम लोगों ने कांसेप्ट सारे सीखे हो। कैसे तुम्हारा √2 टाइम्स अरे तुमने इसको माना हुआ है क्या, तो ये पूरा ये बोलो ठीक है, उसको ये कैसे बता, ओ भाई नहीं आया तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, दोबारा बताया तो कैलकुलेशन बता दो कैसे ए बच्चों बोर्ड पे यहाँ देखो ए सब देखो, ये क्वेश्चंस तुम लोगों को पहले भी परफॉर्म करवाए गए हैं, बस पहले कूलम्स लॉ पे करवा रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट से भी करवा रहे हैं। अगर तुम लोग ढंग से पढ़ रहे हो ना शुरू से तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ज्यादा। एक क्लास प्लीज भेजिए, ये वाला क्यू चार्ज वहां कितनी बनाएगा तुम्हें बताइए, ये वाला कितना बनाएगा यहाँ बताइए, ये वाला कितना बनाएगा बताइए, ये सारे लिख दिए हमने, एक को e बोला, एक को e बोला, एक को e/2, नीरज e/2 क्यों बोला वो समझ में आया तुम लोगों ऋषभ, तो मैंने बोला e इधर
इधर e by 2 इधर, लेकिन जो आपको पता है ऐसा वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता उसी को बोलो क्या करना होता है रिजॉल्व। तो 45 डिग्री पे था तो इस e by 2 का एक कंपोनेंट बनेगा cos में, एक कंपोनेंट बनेगा बोलो इसमें sin। अच्छा नहीं आना समझ में, e by 2 cos 45, e by 2 sin 45, sin 45 का cos 45 कितना होता है 1/√2। तो बोलो कितना बनेगा e प्लस में e by 2√2, इधर कितना बनेगा e प्लस में e by 2√2, दोनों सेम थे 90 डिग्री में। 90 डिग्री में रिजल्ट सीधा होता है a स्क्वायर प्लस में क्या बोलो b स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, मैंने a और a मान लिया तो बोलो कितना हो गया √2a स्क्वायर, यानी कितना हो गया √2a, और a का वैल्यू कितना हो गया बोलो e प्लस में e by 2√2। सही है नहीं आया ना समझ में, a इसको मान लिया मैंने विशेष, इसी को मैंने क्या मान लिया a, दोनों ही a मान लिए, तो a का वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना e प्लस में e by 2√2। और चाहो तो इतना लेंथी मत करिए इसको, चाहो तो इतना भी लेंथी मत करो, आप लोग सीधा क्या कर दो, e तो चलो तुमने कॉमन ले लिया, √2 चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो कि भाई √2 है और ये 1 प्लस में 1 बाय में 2√2 है। अब अंदर √2 को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना बन जाएगा √2 प्लस में उससे कट जाएगा 1/2 खत्म। √2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ e का वैल्यू बोलो कितना है k³ अरे e इसी को तो बोला है, तो बोलो क्या आ गया k³ में बोलो क्या a² और √2 प्लस में 1/2, ये आ गया तुम लोगों का e नेट। तो बच्चों मेरी बात सुनो, एक क्लास बस स्क्वायर वाला भी हो गया, ट्रायंगल वाला भी हो गया, बिना ट्रायंगल के दो चार्जेस रखने वाला भी हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुम लोगों को आज बेसिकली क्या कराया वो सुनिए। आज की क्लास इस बात से शुरू हुई थी कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 3 से 4 मिनट का लिखा है, आप लोगों को ढंग से सुनना है, लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी क्लास की समरी हो। मैंने बोला आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ कुछ फील्ड्स तो हैं सर, तभी तो वो क्या लगा पा रहा है बोलो फोर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, लेकिन मेन बात हमें ये समझ में आई, एक पॉइंट सोर्स के चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कैसी फील्ड होती है स्पाइरल, एक लाइन चार्ज के चारों तरफ कैसी फील्ड होती है बोलो सिलेंड्रिकल, इस तरीके से, एक शीट सोर्स के चारों तरफ कैसी फील्ड होती है पैरेलल, पैरेलल मतलब इस तरीके से बनाना, क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने तुम लोगों से कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलो, दिस इज अ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन, एंड ये क्या होता है बोलो चार्ज ऑन मीडियम, क्लियर है? एक लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी तुम लोगों को? एक को लैम्डा से डिनोट करते हैं, एक को सिग्मा से। लैम्डा आपको बता देगा कि 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है और सिग्मा आपको बता देगा 1 यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। बादल समझ में आ रही है तक की बात? यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आने चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। यहां मैंने तुम्हें बातें बहुत सारी बताई हैं, बट मैं कह रहा हूं कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखिए कि सर कोई भी चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ फील्ड तो बना ही रहे। अब उस फील्ड की ताकत हर जगह एक जैसी तो उसकी ताकत को किसी भी पॉइंट पे बयां करने के लिए हमने एक नया पैरामीटर ढूंढा, उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेरिवेशन रिलेशन नहीं आता है यहां से कुछ भी, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला, डेरिवेशन रिलेशन नहीं आता है, इस वाले पार्ट से नहीं आता कुछ रिलेशन। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक क्यू चार्ज अपने चारों तरफ कुछ फील्ड बना रहा है और उस फील्ड की ताकत आप लोगों को पता है हर जगह एक जैसी, तो उसकी ताकत कितनी है किसी पॉइंट पे उसको बताने के लिए हमने एक फैक्टर ढूंढा जिसका नाम मैंने क्या दिया बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या याद करा मैंने 1/4π Q by में क्या बोलो कि मैंने ये याद करा कि अगर कहीं पर भी कोई Q चार्ज रखा हुआ है तो वो r दूरी पर कितनी ताकत बनाएगा E की, उसका फॉर्मूला बोलो क्या है 1/4π Q by में क्या, क्योंकि ये तुम्हें पता होगा Q तुम्हें पता होगा दूरी तुम्हें पता होगी, तो तुम लोग वैल्यू निकालोगे, वैल्यू मान लो आगे 70, कितनी आगे बोलो, इसका क्या मतलब बोलो कि ये चार्ज की इस फलाना पॉइंट पर जो फील्ड की ताकत है वो कितनी है बोलो 70 न्यूटन पर कूलम की। ये यहाँ रखिए एक कूलम के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकते हैं बोलो 70, लेकिन यही मैं थोड़ा पहले निकालूंगा तो वो मिल सकती है 90 कि 90 न्यूटन पर कूलम लगा सकते हैं, हर कूलम पे 90 लगा सकते हैं, और पहले जाऊंगा तो 110 भी मिल सकती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? हर पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बोलो क्या मिलेगी अलग अलग, और वो निकलेगी किससे बोलो E की वैल्यू। E कैसे निकलेगा 1/4π Q by में, क्लियर? अब आया समझ में? और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों, ये क्या है बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज है शब्द तो r दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बनेगा 1/4 Q by उसके, बट 2 चार्ज है 3 चार्ज है 4 चार्ज है, सबका मिला के देखेंगे कि सब मिलके किसी एक पॉइंट पर अगर एक कूलम लगा तो कितना फोर्स लगाएंगे। तो मैंने भाई अगर 2 चार्जेस रखे हैं बताओ जरा इस पॉइंट पे दोनों मिलके कोई एक कूलम का चार्ज लगा तो कितना फोर्स लगा सकते हैं, तो ऐसा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये मुश्किल था, ये वाला नहीं है, आसान ही। तो मुझे बस तुम लोग ये बताइए, अभी हम लोग ना अरे क्लास हम लोग जब फील्ड वाले पार्ट में घुसे हैं ना तो आप लोगों को 2 बातें बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए। एक तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बातें नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा समझ में आ गया तुम लोगों को, पॉइंट चार्ज की वजह से भी, लाइन चार्ज की वजह से भी और शीट चार्ज की वजह से भी। उसके बाद तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है,
सर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत को बताने के लिए एक पैरामीटर चूज किया गया है। जो बोलो बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ताकत को बताने के लिए एक पैरामीटर ही चूज किया गया जिसको वैल्यू को हमने बोलो क्या बोला, ई बोला। और सर ये कैसे निकलेगा सर, किसी भी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इसकी ताकत कितनी होती है इसका फॉर्मूला हमने ज्ञात कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन कांसेप्ट समझ में आ जाए, फॉर्मूला समझ में आ जाए, काम चल जाएगा, डेरिवेशन तो भी है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसके बाद बच्चों मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्ज आ जाए तो सर कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि कई सारे चार्ज भी तो मिलके वहां पर फील्ड बना रहे होंगे ना, तो उसकी ताकत कितनी होगी उस पॉइंट पर, वो भी तो बता सकते हैं ना। तो वो कैसे बताएंगे, वो क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बस ये बताइए कि जो हमने फील्ड वाला पार्ट शुरू किया, वो फील्ड से पहले चार्ज वाला पार्ट था जिसमें कूलम्ब्स लॉ वगैरह पढ़ा था, उस पे आपका अच्छा कमांड है। बट जो ये वाला करा इस पे भी कमांड धीरे धीरे जब क्लासेस पढ़ते जाएंगे बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन तुम्हें इधर फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लोगे इसको अच्छे से प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग जरूर इतना पढ़ के आएंगे बच्चों, बिना पढ़े बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फीस की बात करिए। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों को फीस का मैसेज ग्रुप में आ गया था? यहाँ छोड़ दिया। दूसरी बात, आप लोगों को फीस का मैसेज ग्रुप में आ गया था, ठीक है? तो क्या ये खत्म हो गई? तो बच्चों फीस आप लोगों को कल तक सबमिट करानी है। 10 तारीख का आप लोगों को बोला जाता है, तो 10 तारीख तक सबमिट करानी होती है। ऑलरेडी वैसे भी क्लासेस ऐसे नहीं कि 1 अप्रैल से चल रही हो, क्लासेस चल रही है 17 मार्च से। तो एक बहुत लंबा समय, 1 महीने का समय हो चुका, तो अब तक तो फीस वैसे भी सबमिट होनी चाहिए थी, ठीक है? फीस इस बच्चे को नहीं पता है, बता देता हूँ। किसी बच्चे को अगर लगता है फीस ना बताओ तो केमिस्ट्री का आप लोगों का 800 रहता है, फिजिक्स का आप लोगों का 800 रहता है, और मैथ्स का आप लोगों का, जो बच्चे मैथ्स आते हैं उनका 700 है। EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो पूरा है, ठीक है? बच्चों एक बार रुक जाओ, उसको हटा दूं मैं, गिरा दोगे तुम लोग, इसको हटा दूं।